शर्मिला की दो बहुएं थीं। शर्मिला की बड़ी बहू का नाम सुमित्रा और छोटी बहू का नाम सुजाता था। बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा अमीर घर की बेटी थी और छोटी बहू सुजाता थोड़ा गरीब परिवार से थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उनके प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। बहू, कुछ काम कर लिया कर। ऐसे बैठी रहेगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। छोटी बहू सुजाता से कुछ सीख, वो कितना काम करती है। तू बड़ी होने के बावजूद भी बैठी रहती है। माँ जी, मैं इस हालत में कैसे काम करूं? वो पागल है जो वो काम कर रही है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं और मैं ऐसी हालत में काम नहीं कर सकती। बहू, थोड़ा हिलती डुलती रहेगी तो बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, वरना तुझे ही डिलीवरी के वक्त दिक्कतें होंगी। मेरी बात मान, थोड़ा काम कर लिया कर। दिन भर बैठे रहने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, ये सारी पुरानी बातें हैं। अभी के समय में कोई भी काम नहीं करता है और ना ही मैं काम करने वाली हूँ। और आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरी माँ से बात कर लीजिए। हे भगवान, आपने मुझे कैसी बहू दी है। एक है जो काम करने से रुकती नहीं, दूसरी काम करने का नाम नहीं लेती। तभी शर्मिला की एक दोस्त शर्मिला के घर आती है। अरे कावेरी, तू हाँ बैठ। आज यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे, मैंने सुना कि तेरी बहू की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है। तूने अब तक अपनी बहू की गोद भराई की रस्म नहीं रखी। अब कब रखेगी? वैसे मुझे लगता है कि तू बहुत बड़ी कंजूस है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भला मैं कंजूसी क्यों करूँगी? मेरी तो 2 बहुएं साथ में प्रेग्नेंट हुई हैं। अब दोनों की गोद भराई की रस्म तो एक ही दिन है, तो कंजूसी किस बात की? ऐसी बात है तो बता, कब रखेगी रस्म? और अब तक रखा क्यों नहीं? मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। तेरी बात मानकर मैं कल ही गोद भराई की रस्म रख देती हूँ। ये हुई ना शर्मिला वाली बात। अब आएगा ना मजा। अब देख कैसे तेरी बहू की गोद भराई में डांस करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो डांस करना और महफिल जमा देना। वैसे मैंने तेरे कहने से गोद भराई की रस्म कल रखने के लिए कह तो दिया है, लेकिन मुझे अब बहुत सारे काम हैं। सबको बुलाना है, रस्म की तैयारी करनी है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। चल, अब चलती हूँ। तू अपना सारा काम खत्म कर ले, हम कल मिलते हैं। इतना कहकर कावेरी वहां से चली जाती है और शर्मिला इधर जोरों शोरों से अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म की तैयारी करने लगती है। शर्मिला अपने सभी रिश्तेदारों और सुमित्रा और सुजाता की मां को बुलाती है। अगले दिन गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। सभी मेहमान आ पहुंचते हैं। तभी सुमित्रा की मां सिर्फ सुमित्रा के लिए मिठाइयां, खिलौने, नए कपड़े और साज सजावट का सामान लेकर आती है। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तेरा पहला बच्चा है और तेरी गोद भराई में मैं तुझे ये सब दूं भी ना? भला ऐसा कभी हो सकता है? अरे माँ, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू इन सभी चीज़ों के लिए। थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है? तो इकलौती बेटी है। अब मैं तेरे लिए ये सब नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? और वहीं दूसरी तरफ सुजाता की मां सुजाता के लिए तिल के बने लड्डू और गाय के दूध का शुद्ध घी अपने हाथों से बनाकर सुजाता के साथ साथ सुमित्रा के लिए भी लाती है। ये ले बेटा, ये तिल के लड्डू हैं। इसे रोज सुबह शाम 2-2 खा लेना। देखना, तुम दोनों का बच्चा एकदम तंदुरुस्त पैदा होगा। धन्यवाद माँ, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करके ये तिल के लड्डू बनाए। सच में आप बहुत अच्छी हैं। मैं इसे ज़रूर खाऊंगी। सुमित्रा बेटी, तू भी ये तिल के लड्डू खाना। छी, मैं ये तिल के लड्डू नहीं खा सकती। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, मेरी बेटी ये फालतू चीज़ नहीं खाती। ये तू अपनी बेटी सुजाता को ही खिला। अरे नहीं नहीं, ये फालतू नहीं है। इसे खाने से बच्चा तंदुरुस्त होता है, साथ ही बच्चे का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है बच्चे का स्वास्थ्य कितना अच्छा होता है। कुछ और ला पाई नहीं तो बस ये तिल के फालतू के लड्डू उठा लाई। मुझे देख, मैंने मेरी बेटी को कितने सारे तोहफे और मिठाइयाँ दी है।
और तू ये एक डब्बे लड्डू लेकर अपनी बेटी के गोद भराई की रस्म में मुंह उठाकर आ गई। सुमित्रा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो चुप रही। लेकिन सुमित्रा की माँ का ये सबके सामने कहने से शर्मिला की बेइज्जती हो रही थी, इसलिए शर्मिला कहती है, अरे ये सारी बातें तो होती रहेंगी, अभी आप सभी बैठिए और चाय नाश्ता कीजिए, साथ ही साथ गोद भराई के रस्म की खुशियां मनाइए। शर्मिला की ये कहने से माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। फिर सभी लोग नाचते गाते हैं और तोहफे देकर घर लौट जाते हैं। और अब घर में सिर्फ सुमित्रा और सुजाता की माँ ही बची होती है। देखो ना माँ, मुझे हमेशा घर के काम करने के लिए कहती रहती है माँ जी। आप ही ने कुछ समझाओ, भला मैं इस हालत में कैसे काम करूंगी। बहू, मैं तुझे घर के काम करने के लिए थोड़े ना कहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत काम करना तो जरूरी है, वरना बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चों के सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर काम करेगी तो मेरी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर मेरी बेटी काम करना नहीं चाहती तो भला वो काम क्यों करे। अगर आपकी बेटी काम करेगी तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी, वरना डिलीवरी के समय उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आप तो कुछ मत ही बोलिए, अपनी बेटी के गोद भराई में एक डब्बे लड्डू लेकर मुंह उठा कर आ गई और अब मुझे ज्ञान बांटने चली है। मैंने पूछा क्या आपसे कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। आप अपनी बेटी का ध्यान रखें, मेरी बेटी को मैं संभाल लूंगी। भला मैं कर भी क्या सकती हूँ, आपको अपनी बेटी को जैसे रखना है आप वैसे रखिए। वैसे मेरी बेटी सुजाता, तू सुन, तू घर का सारा काम किया कर, देखना इससे तुझे फायदा ही फायदा होगा। हाँ हाँ माँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ। सच में आपकी बेटी तो काम करने में माहिर है, घर का सारा काम तो ये करती है, मुझे इसे कहना भी नहीं पड़ता। बड़े ही अच्छे संस्कार हैं आपके। ये आपकी बहू है, आपने इसे जैसा रखा है ये वैसे ही तो रहेगी। वैसे चलिए, अब बहुत रात हो गई है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुजाता की माँ वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा की माँ भी वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और एक दिन अचानक सुमित्रा के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। बहू तू चिंता मत कर, लगता है तेरे बच्चे का इस दुनिया में आने का वक्त हो गया है। मैं अभी तुरंत हॉस्पिटल जाने की व्यवस्था करती हूँ। माँ जी, मुझे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती मत करना। सरकारी डॉक्टर बड़े ही अनहाइजीनिक होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में एक ही बिस्तर पर सबको सुला देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ही भर्ती करवाना। बहू, यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत दूर है, वहां तक जाते जाते तुझे बहुत देर तक दर्द झेलना पड़ेगा। अभी तो सरकारी अस्पताल में ही चल। वो सब कुछ जो भी हो मैं दर्द सहन कर लूंगी। लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं जाऊंगी माँ जी। सुमित्रा की जिद के अनुसार शर्मिला सुमित्रा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है। कुछ ही देर बाद सुमित्रा का ऑपरेशन होता है और सुमित्रा एक बेटी को जन्म देती है। उसके इस ऑपरेशन में पूरे 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। कुछ दिन बाद सुजाता के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। शर्मिला सुजाता को एक सरकारी अस्पताल में ले जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के साथ सुजाता एक बेटे को जन्म देती है। कुछ दिनों में सुजाता भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। ला सुजाता, अपनी बेटी को मुझे दे, मैं उसकी मालिश कर देती हूँ। सुजाता अपना बच्चा अपनी माँ को दे देती है मालिश करने के लिए, और दूसरी तरफ सुमित्रा अपने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती है और सुमित्रा की माँ काम करने के डर से सुमित्रा के बच्चे को देखने तक नहीं आती है। ये सब कुछ देखकर सुजाता की माँ कहती है, ला सुमित्रा बेटी, मैं तेरे बच्चे का भी अच्छे तरीके से मालिश कर देती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं और मेरी माँ ने आपको कितना बुरा भला बोला, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बेटी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो होता रहता है। इतना कहकर सुजाता की माँ सुमित्रा के बच्चे की मालिश करती है। इस तरह से सुजाता की माँ सुमित्रा और सुजाता दोनों के बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और इस तरह से 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद सुमित्रा की माँ आती है। क्या हुआ माँ, आप क्यों आई हो?
जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आप आई नहीं। तब मेरी और मेरे बच्चे की देखभाल सुजाता की माँ ने की और आप तो गायब हो गई। बेटी मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझसे नहीं, इनसे माफी मांगिए। आपने इन्हें कितना भला बुरा बोला था। सुमित्रा के कहने के अनुसार सुमित्रा की माँ सुजाता की माँ से माफी मांगती है। सुजाता की माँ सुमित्रा की माँ को माफ कर देती है और अब सुमित्रा और सुजाता दोनों अमीर गरीब बहुएं अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। किसी भी इंसान की अच्छाई उसकी अमीरी और गरीबी को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में इंसान की अच्छाई काम आती है, न कि पैसा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।